ये वाकया तब हो रहा था जब लियोनाइडस और उसके 300 लोगों की सेना ज़र्क्सीस से लड़ रही थी। तब ज़र्क्सीस ने अपनी एक दूसरी सेना ग्रीस के दूसरे देश एथेंस को ख़त्म करने के लिए भेजी थी। इस कहानी में हमें एथेंस के एक जाबाज सेनापति के बारे में बताया गया जिसने अपने देश के साथ साथ पूरे ग्रीस की आज़ादी के लिए अपने से काफ़ी बड़ी सेना के साथ लड़ाई की थी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं स्पार्टा की रानी गॉर्गो को, जो कि अपनी सेना को लियोनाइडस और उन 300 लोगों के बारे में बता रही थी जिन्होंने अपने वतन के लिए जान कुर्बान कर दी। यहाँ रानी गॉर्गो अपनी सेना को एक जंग पर जाने के लिए जोश दे रही है। वेल, ये कौन सी जंग है वो आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। रानी गॉर्गो अपनी सेना को पर्शियन राजा डैरियस के बारे में बताती है और इसी के साथ कहानी 10 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि डैरियस अपनी पूरी सेना लेकर ग्रीस पर कब्जा करने के लिए समुद्री रास्ते से आता है। उसकी सेना पिछले 1 महीने से सफ़र कर रही थी, जिस वजह से वो सारे अब थक चुके थे। लेकिन एथेन के सेनापति थेमिस्टोक्लीस ने एक प्लान बनाया और अपनी सेना के साथ डैरियस की थकी हुई सेना पर समुद्र तट पर ही हमला कर दिया। डैरियस की सेना एथेंस की सेना के मुकाबले 2 गुनी थी, लेकिन इन सारे एथेनियंस के अंदर आज़ादी की मशाल जल रही थी। यहाँ ये एथेनियंस काफ़ी अच्छी लड़ाई करते हैं और अपने वतन के लिए जो प्यार है उसे साबित करते हैं। इसी लड़ाई के दौरान थेमिस्टोक्लीस को एक मौका मिलता है डैरियस को ख़त्म कर देने का, और वो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाता। वो एक तीर डैरियस के सीने में घुसा देता है। डैरियस को मारने के बाद थेमिस्टोक्लीस पछता रहा था, क्योंकि उसे डैरियस की जगह उसके बेटे ज़र्क्सीस को मारना चाहिए था, क्योंकि अब ज़र्क्सीस के आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। थेमिस्टोक्लीस के एक तीर ने पूरे पर्शियंस का दिल दहला दिया था। डैरियस अब मरने की हालत में थे। यहाँ उनसे मिलने पर्सिया के जल सेना की कमांडर आर्टिमिसिया आती है। आर्टिमिसिया एक उम्दा किस्म की औरत है जिसके पास खूबसूरती के साथ साथ हजारों से लड़ने की ताकत है। आर्टिमिसिया डैरियस की सबसे प्यारी सिब्बे सलाह और वो आर्टिमिसिया पर अपने बेटे ज़र्क्सीस से ज़्यादा भरोसा करता था, क्योंकि आर्टिमिसिया ने पर्शियंस को काफ़ी सारे जंग जिताए हैं। डैरियस के मरने के बाद ज़र्क्सीस 6-7 दिनों तक चुपचाप और गम में डूबा सा रहने लगा। लेकिन 8वें दिन आर्टिमिसिया ने जादूगरों की मदद से ज़र्क्सीस के अंदर की सारी इंसानियत को ख़त्म करवा दिया और उसे गॉड किंग बना दिया। मरते मरते डैरियस ने ज़र्क्सीस से कहा था कि ग्रीस को उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि उन्हें सिर्फ भगवान ही हरा सकते हैं। इस बात को आर्टिमिसिया ने सुझाव की तरह नहीं बल्कि चैलेंज की तरह समझा और ज़र्क्सीस को ग्रीस के साथ जंग करने के लिए तैयार किया। अब कहानी 10 साल आगे आती है, जहाँ थेमिस्टोक्लीस पूरे ग्रीस के देशों को इकट्ठा कर रहा था ज़र्क्सीस से लड़ने के लिए। वो सांसद में सारे देशों के लोगों को कहता है कि आप मुझे अपने अपने जहाज ला के दो ताकि हम ज़र्क्सीस से लड़ सकें। इस सांसद का माहौल देखकर कतई नहीं लगता कि कोई भी देश थेमिस्टोक्लीस की मदद करेगा। इधर ज़र्क्सीस और आर्टिमिसिया ग्रीस पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, और क्योंकि आर्टिमिसिया जल सेना में थी इसीलिए वो एथेंस पर हमला करने वाली होती है और ज़र्क्सीस स्पार्टा पर हमला करने वाला होता है। तो स्पार्टा वाले जंग को तो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपको देखने का मन हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि थेमिस्टोक्लीस स्पार्टा जाता है उनसे मदद मांगने के लिए, लेकिन लियोनाइडस यहाँ नहीं होता। वो ऑरेकल के पास गया होता है क्योंकि ज़र्क्सीस का एक दूत स्पार्टा से जंग का ऐलान करके गया है। यहाँ थेमिस्टोक्लीस रानी गॉर्गो से बात करता है। वो कहता है कि हमें आपकी मदद चाहिए इस लड़ाई में, लेकिन थेमिस्टोक्लीस को स्पार्टा से कोई मदद नहीं मिलती और वो चला जाता है। उधर आर्टिमिसिया एथेन के लिए निकल चुकी थी। यहाँ इस जहाज पर एथेन का एक सिपाही जासूस बनकर था। आर्टिमिसिया उसे पहचान लेती है, लेकिन वो सिपाही अपनी जान बचाकर उस जहाज पर से भाग जाता है। एथेन के इस सिपाही का नाम होता है स्काइलियस। स्काइलियस भागकर थेमिस्टोक्लीस के पास आता है और उसे आर्टिमिसिया और उसके सैनिकों के बारे में बताता है कि आर्टिमिसिया बहुत बड़ी सेना और मजबूत जहाज के साथ एथेन पर हमला करने के लिए आ रही है। यहाँ हमें आर्टिमिसिया के बारे में पता चलता है। दरअसल ये लड़की ग्रीस की ही होती है, लेकिन एक जंग के दौरान ग्रीसी सिपाहियों ने आर्टिमिसिया के पूरे परिवार का बलात्कार करके उन्हें मार दिया और फिर आर्टिमिसिया को सालों तक अपने जहाज में कैद करके रखा और उसका भी बलात्कार करते रहे। एक दिन उन्होंने आर्टिमिसिया को बेकार समझकर अपने जहाज से रोड पर फेंक दिया, जहां उसे एक पर्शियन दूत ने संभाला। उस पर्शियन दूत ने आर्टिमिसिया को कई सारे जाबाज पर्शियन सिपाहियों के द्वारा ट्रेन करवाया और इस तरह से वो पर्सिया के जल सेना की सिब्बे सलार बन गई। आर्टिमिसिया ने यह ठान लिया कि वो तभी ग्रीस में पैर रखेगी जब वो इसे जलता हुआ देखेगी। यह स्काइलियस और थेमिस्टोक्लीस के बातचीत को स्काइलियस का बेटा कैलिस्टो भी सुन रहा था। वो अपने देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार होता है, लेकिन स्काइलियस उसे इस चीज़ की परमिशन नहीं देता क्योंकि वो अभी काफ़ी छोटा है। इसके बाद हम देखते हैं कि थेमिस्टोक्लीस जंग के लिए एथेन के किसानों और कुम्हारों को तैयार कर रहा था। यहाँ उसे स्काइलियस का बेटा कैलिस्टो मिलता है। वो बिना अपने पिता को बताए इस जंग में शामिल होना चाहता है। उसका जोश देखकर थेमिस्टोक्लीस उससे अपने साथ जंग पर ले जाने का वादा करता है।
यहाँ थेमिस्टोक्लीस को खबर मिलती है कि आर्टेमिसिया अपने जहाज के साथ एथीन के काफ़ी पास आ चुकी है। थेमिस्टोक्लीस अपने सैनिकों से कहता है कि हम आज शाम को ही उन पर हमला करने के लिए निकलेंगे। हालांकि थेमिस्टोक्लीस के पास केवल 50 जहाज ही होते हैं। ग्रीस के किसी भी देश ने उनकी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी थेमिस्टोक्लीस अपने वतन की आज़ादी के लिए इन 50 जहाज़ों के साथ ही जंग लड़ेगा। इसके बाद वो वक्त आ जाता है जब थेमिस्टोक्लीस की सेना आर्टेमिसिया की सेना के करीब पहुंच चुकी थी। आर्टेमिसिया अपनी तरफ सेना भेजती है जिसका लीडर बंदारी है। बंदारी अपनी सेना के साथ थेमिस्टोक्लीस की सेना के काफ़ी करीब आ चुका था। यहाँ थेमिस्टोक्लीस अपने सेना का जोश बढ़ाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम्हें लड़ते वक्त कोई वजह चाहिए तो तुम अपने बगल वाले सिपाही को देख लेना। तुम सबको भाईचारे के लिए, अपने परिवार के लिए और ग्रीस की आज़ादी के लिए लड़ना है। अब बंदारी और उसकी सेना का जहाज थेमिस्टोक्लीस के काफ़ी करीब आ चुका था। थेमिस्टोक्लीस की सेना काफ़ी पेशेंस और हिम्मत के साथ बंदारी और उसकी सेना से लड़ते हैं। ये लोग बंदारी की सेना को धूल चटाते हुए उनके सारे जहाज को तहस नहस कर देते हैं और इस लड़ाई में थेमिस्टोक्लीस और उसकी सेना की जीत होती है। इस लड़ाई में आर्टेमिसिया के हजारों लोग और 100 से भी ज़्यादा जहाज बर्बाद हो गए। आज की रात थेमिस्टोक्लीस की सेना काफ़ी जश्न मनाते हैं। यहाँ कैलिस्टो थेमिस्टोक्लीस से कहता है कि भले ही मुझे थोड़ी सी चोट लगी हो, लेकिन फिर भी कल की लड़ाई में मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा। थेमिस्टोक्लीस कैलिस्टो से कहता है कि कल तुम्हें अपने पिता स्काइलियस के साथ लड़ना पड़ेगा। अगली सुबह फिर से थेमिस्टोक्लीस की सेना समुद्र में जाती है। आज भी आर्टेमिसिया अपनी तरफ से एक सेना की टुकड़ी को थेमिस्टोक्लीस की सेना पर हमला करने के लिए भेजती है। इस टुकड़ी के सेनापति का नाम कसानी होता है। कसानी अपनी सेना और जहाज के साथ थेमिस्टोक्लीस के सेना के काफ़ी पास आ चुका होता है, लेकिन थेमिस्टोक्लीस की सेना वहाँ से नहीं। दरअसल इनके पास एक प्लान होता है जिसके जरिए थेमिस्टोक्लीस और उसकी सेना कसानी के सेना को पथरीले इलाके में फंसा देते हैं, जहाँ कसानी और उसकी सेना के सारे जहाज ध्वस्त हो जाते हैं। कि तभी थेमिस्टोक्लीस की सेना चट्टानों से नीचे कूदते हैं और अब ये लड़ाई फिर से शुरू होती है। इस लड़ाई में कैलिस्टो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है कि तभी वो लड़ते लड़ते अपने पिता स्काइलियस के सामने आता है। यहाँ स्काइलियस कैलिस्टो का गर्दन मरोड़ कर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए। कैलिस्टो कहता है कि मैं एक मर्द हूँ और मर्द होने के नाते मुझे भी अधिकार है अपने वतन और लोगों की रक्षा करना। इतना कहकर कैलिस्टो वहाँ से चला जाता है। ये जंग काफ़ी अच्छी चल रही थी और देखते ही देखते थेमिस्टोक्लीस की सेना कसानी के सारे लोगों को मार देता है और अब थेमिस्टोक्लीस कसानी के हाथ पैर काट कर उसके सर को बीचों बीच फाड़ देता है। इसी के साथ थेमिस्टोक्लीस की सेना आज की भी जंग जीत जाती है। इन 2 दिनों के जंग में थेमिस्टोक्लीस की सेना के काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। थेमिस्टोक्लीस ये जंग तब तक लड़ने वाला था जब तक स्पार्टा उसकी मदद के लिए नहीं आ जाता। थेमिस्टोक्लीस की बहादुरी और अक्लमंदी से आर्टेमिसिया काफ़ी इंप्रेस होती है और आज रात वो अपना एक दूत भेजकर थेमिस्टोक्लीस को अपने जहाज पर बुलवाती है उससे कुछ बात करने के लिए। थेमिस्टोक्लीस आर्टेमिसिया से मिलने के लिए उसके जहाज पर जाता है। यहाँ आर्टेमिसिया थेमिस्टोक्लीस को अपनी खूबसूरती दिखाती है और थेमिस्टोक्लीस के साथ सेक्स करती है। इस सेक्स के दौरान आर्टेमिसिया थेमिस्टोक्लीस को उसके सेना में शामिल होने का ऑफर करती है। बदले में उसे उसकी शरीर और काफ़ी दौलत भी देने का वादा करती है, लेकिन थेमिस्टोक्लीस उसे मना कर देता है और वापस अपनी सेना के पास आ जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि थेमिस्टोक्लीस की सेना और आर्टेमिसिया की सेना एक दूसरे के आमने सामने थी, लेकिन इस बार की जंग थेमिस्टोक्लीस और सैनिकों के लिए काफ़ी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इस बार आर्टेमिसिया की तरफ से पेट्रोल और बाकी तरह के जलने वाले पदार्थ होते हैं और इसके साथ साथ कुछ सिपाही भी होते हैं जिनके कंधे पर असला बारूद होता है। ये जंग अब शुरू होती है। शुरू होते ही थेमिस्टोक्लीस के जहाज़ों पर पर्शियन सेना तेल डालने लगते हैं और उन्हें जलाने लगते हैं। थेमिस्टोक्लीस की सेना उस जहाज को ही नष्ट कर देती है जिसमें तेल होता है। अब ये सैनिक तलवारों और भालों से लड़ने लगते हैं। यहाँ आर्टेमिसिया दूर से ही स्काइलियस को पहचान लेती है और लगातार 3 तीर स्काइलियस के बॉडी में मार देती है। इसी के साथ आर्टेमिसिया एक तीर में आग लगाती है और उस बंदे के पीठ पर मारती है जिसके पास असला बारूद है और इसी के साथ वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। थेमिस्टोक्लीस के काफ़ी सारे लोग मर गए होते हैं और काफ़ी सारे लोगों को समुद्री मॉन्स्टर ने खा लिया होता है। अब थेमिस्टोक्लीस की पूरी सेना खत्म हो चुकी थी और उसकी सेना में बस चंद लोग ही बचे हुए थे। थेमिस्टोक्लीस और बाकी की सेना अब वापस एथीन पहुंच चुकी थी। यहाँ स्काइलियस अब मरने की हालत में था। मरते मरते वो अपने बेटे कैलिस्टो से कहता है कि कल हम दोनों की तरफ से तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा और इसी के साथ स्काइलियस थेमिस्टोक्लीस के कान में कुछ कहता है और अपना दम तोड़ देता है। कैलिस्टो थेमिस्टोक्लीस से पूछता है कि उसके पिता ने उसके कान में क्या कहा। वो कहता है कि वक्त आने पर बता दूंगा। उधर दूसरी तरफ जर्क्सीस ने लियोनाइडस और उसके 300 लोगों को मार दिया होता है और एफियाल्टिस को लियोनाइडस की तलवार देकर कहता है कि तुम एथीन जाओ और वहां के राजा को ये दिखाना। इधर आर्केडियन सैनिकों का कप्तान जो कि लियोनाइडस और उसकी सेना को छोड़कर भाग गया था, वो थेमिस्टोक्लीस के पास आता है और उससे कहता है कि एक कुबड़े
पूरे ने लियोनाइडस को धोखा दिया और उसकी पूरी सेना शहीद हो गई। यहाँ थेमिस्टोक्लिस उस आर्केडियन सैनिक के कप्तान से कहता है कि ये खबर ग्रीस के सभी देशों में पहुंचा दो। दरअसल थेमिस्टोक्लिस को लगता था कि लियोनाइडस की कुर्बानी पूरे ग्रीस को एकजुट कर देगी। स्पार्टा के कुर्बानी का संदेश लेकर थेमिस्टोक्लिस एथीन के सांसद में जाता है। यहाँ एफियाल्टिस लियोनाइडस का तलवार लेकर आया था। वो थेमिस्टोक्लिस से कहता है कि आप सब हार मान लो, नहीं तो खुदाबंद शहंशाह ज़र्क्सीस पूरे एथीन को जलाकर राख कर देंगे। थेमिस्टोक्लिस एफियाल्टिस के जरिए ज़र्क्सीस को एक पैगाम भेजता है कि वो और उसकी बची खुची सेना सैलेमीस की खाड़ी में रहेगी और वहाँ पर ये जंग खत्म होगी। इसके बाद थेमिस्टोक्लिस लियोनाइडस की तलवार लेकर स्पार्टा जाता है। यहाँ रानी गोर्गो अपने पति और 300 लोगों की चिता के पास थी। थेमिस्टोक्लिस गोर्गो से कहता है कि आपके पति की कुर्बानी ऐसे ही जाया नहीं होगी, यही मौका है, आप हमारा साथ दीजिए और अपने जहाज और सैनिकों को हमारे साथ लड़ने भेजिए। गोर्गो अपने पति के शोक में डूबी हुई थी। वो कहती है कि स्पार्टा ने कितने भाइयों को, पतियों को और पिताओं को खोया है। स्पार्टा अब तुम्हें अब कुछ नहीं देगा। थेमिस्टोक्लिस निराश हो जाता है। जाते जाते वो गोर्गो को लियोनाइडस की तलवार देता है और उनसे कहता है कि अपने पति और उन 300 लोगों का बदला लीजिए। उधर ज़र्क्सीस पूरे एथेंस को जलाकर राख कर रहा होता है, वहाँ के लोगों को बुरी तरह बिना किसी रहम के मार रहा होता है। एफियाल्टिस ज़र्क्सीस के पास आता है और उससे कहता है कि एथेंस की सेना सैलेमीस की खाड़ी में है। आपके पास एक अच्छा मौका है उनको ख़त्म करने का, क्योंकि उसके पास ज़्यादा सैनिक भी नहीं है। आर्टेमिसिया एफियाल्टिस से पूछती है कि उनका कमांडर कौन है। एफियाल्टिस थेमिस्टोक्लिस का नाम लेता है। आर्टेमिसिया चौंक जाती है क्योंकि उसे लगता था कि थेमिस्टोक्लिस मर चुका है। आर्टेमिसिया अपने खास आदमी से कहकर थेमिस्टोक्लिस की सेना पर हमला करने के लिए निकल रही होती है, लेकिन ज़र्क्सीस उसे रोक लेता है। यहाँ ज़र्क्सीस और आर्टेमिसिया के बीच काफ़ी बहस होती है और इस बहस के दौरान ज़र्क्सीस आर्टेमिसिया को एक जोर का थप्पड़ मारता है। आर्टेमिसिया गुस्से में अपने सारे जल सेना को लेकर सैलेमीस के लिए निकल जाती है। इधर थेमिस्टोक्लिस अपने बचे खुचे साथियों को जंग के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन उसकी सेना के जितने लोग थे वो सारे अब हिम्मत हार चुके थे, क्योंकि उनकी मदद के लिए ग्रीस के किसी भी देश का जहाज नहीं आता। यहाँ थेमिस्टोक्लिस अपने लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें ये जंग छोड़कर अभी जानी है तो चले जाओ, तुम अब भी एक आज़ाद इंसान हो। लेकिन उसकी सेना का कोई भी आदमी वहाँ से नहीं जाता। फिर थेमिस्टोक्लिस उनसे कहता है कि यही समय है इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाने का, ताकि हजारों साल बाद भी ग्रीस के लोग तुम्हें याद रखें। इसी के साथ थेमिस्टोक्लिस की सेना भी अपने से 20 गुने ज़्यादा की सेना से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ थेमिस्टोक्लिस कैलिस्टो को वो बात बताता है जो उसके पिता ने मरते वक्त थेमिस्टोक्लिस से कही थी। कैलिस्टो के पिता ने कहा था कि अब कैलिस्टो योद्धाओं के साथ बैठने वाला हो गया है। ये सुनकर कैलिस्टो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और जंग में अपने वतन के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है। आर्टेमिसिया की सेना थेमिस्टोक्लिस की सेना के सामने थी। यहाँ थेमिस्टोक्लिस के पास केवल 6 जहाज होते हैं और आर्टेमिसिया के पास 100 से कहीं ज़्यादा जहाज होते हैं, लेकिन फिर भी थेमिस्टोक्लिस अपनी सेना के साथ आर्टेमिसिया की तरफ बढ़ता है। थेमिस्टोक्लिस के पास एक प्लान था। दरअसल वो आर्टेमिसिया को जल्द से जल्द मारना चाहता था, क्योंकि आर्टेमिसिया के आदेश के बिना उसकी पूरी सेना बेकार है। और अब ये जंग शुरू होती है। आर्टेमिसिया की जहाज़ थेमिस्टोक्लिस के जहाज़ के पास आते हैं और अब इन दोनों सेना के बीच रूबरू की लड़ाई शुरू होती है। इस लड़ाई में थेमिस्टोक्लिस की सेना बुरी तरह से हार रही थी कि तभी थेमिस्टोक्लिस जहाज पर घुड़सवारी करता है और आर्टेमिसिया के पास पहुंचता है। यहाँ आर्टेमिसिया और थेमिस्टोक्लिस एक दूसरे से काफ़ी बेहतरीन लड़ाई करते हैं। इस लड़ाई के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब थेमिस्टोक्लिस की तलवार आर्टेमिसिया के गर्दन पर और आर्टेमिसिया की तलवार थेमिस्टोक्लिस के गर्दन पर होती है। यहाँ थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है और एक हवा चलती है। इस हवा में आर्टेमिसिया के उन 10,000 लोगों की रूह, थेमिस्टोक्लिस की सेना की कुर्बानी और स्पार्टा की कुर्बानी का एहसास था कि तभी एक चमत्कार होता है। वहां पानी में चारों तरफ से जहाज और सैनिक थेमिस्टोक्लिस की मदद करने के लिए आ रहे थे। ये जहाज और सैनिक ग्रीस के हर एक देश, स्पार्टा, आर्केडिया, एथेंस, सब के थे। आपको याद होगा कहानी की शुरुआत में रानी गोर्गो अपने सैनिकों को जिस जंग के लिए तैयार कर रही थी, ये वही जंग है। आर्टेमिसिया अब बुरी तरह से हार चुकी थी। थेमिस्टोक्लिस उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, उन सारे जहाजों को यहाँ तक आने से पहले अपनी सेना लेकर भाग जाओ। मैं एक औरत को नहीं मारना चाहता। लेकिन आर्टेमिसिया ऐसा करने से मना कर देती है और थेमिस्टोक्लिस पर अपने तलवार से वार करने लगती है कि तभी थेमिस्टोक्लिस आर्टेमिसिया के पेट में तलवार घुसा देता है और आर्टेमिसिया खत्म। इसी के साथ पूरे ग्रीस की फौज मैदान जंग में आती है। उन सबके आंखों में लियोनाइडस की कुर्बानी और एथेंस के लोगों की मौत झलक रही थी। ये सारे पूरे ग्रीस की आज़ादी के लिए एकजुट होकर उन पर्शियंस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए।